can ask if you have any doubt in between. The centerline system. Quick lock says no need for 3 mm, 3 Newton, it will automatically lock. Make ready sheet, protection. Petinex creasing matrix. This is stripping station to remove the waste. हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जैसा आपका सवाल था कि आपको जोनल पैचिंग क्या है वो आपको मालूम नहीं। बेसिक आपको थोड़ा डाई कटिंग के बारे में शायद हमको थोड़ा सा ब्रीफ अगर चाहिए तो हम ऐसा दे सकते हैं। जो प्लान से जिसको हम फोल्ड करके बॉक्सेस बनाते हैं वो ये है। ओके, आई विल ड्रॉ वन सिंपल स्केच फॉर यू। आपके लिए मैं एक स्केच बनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जोनल पैचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों। कैन हैव सैंपल्स, आप सैंपल्स देख सकते हैं। जो हम बर जिसको आप बोलते हैं नॉर्मली आपकी लैंग्वेज में, आउटर एज को बहुत बार बर दिखाई देती है जिसमें आपका कटिंग ठीक तरह से नहीं होता है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर कटिंग ना होने के कारण, और जोनल पैचिंग उसी केस में बहुत ज़्यादा पिक्चर में आ जाता है। कैन आई हैव फोर मार्कर्स प्लीज? फॉर एग्जाम्पल ये आपका शीट है, शीट में आपके प्लान्स है। उसका मैंने स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लान नहीं निकाला है, जस्ट आई एम मेकिंग वन सिंपल ड्राइंग फॉर यू। ऐसा बहुत बार होता है फ्लैट बेड में जब कटिंग होना है तो सभी टोटल डाई के ऊपर इक्वल कटिंग लोड आना बहुत जरूरी है। आपके जो प्लेट्स जो लगे हुए रहते हैं वो वुडन डाई में है। वुडन डाई जो है वुड है तो वुड का वुड में कॉम्प्रेसिबिलिटी पिक्चर में आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके अंदर हमने कटिंग रूल जो है, कटिंग जो प्लेट्स है इट्स अ बेसिकली कटिंग रूल है। तो वो कटिंग प्लेट जो है वो आपको एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर उसको लगाने पड़ते हैं। उसके हाइट ऊपर नीचे हो सकती है। कई जगह स्पेसिफिक एरिया में आपका प्रेशर ज़्यादा है और कई स्पेसिफिक एरिया में आपका प्रेशर कम है, ऐसा हो सकता है।
अगर इस एरिया में आपका प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ आपको प्रेशर कम है, तो ये प्रेशर आपको बढ़ाने के लिए जोनल पैचिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसके दोनों के हाइट के बीच में डिफरेंस है 50 माइक्रॉन फॉर एग्जाम्पल। तो 50 माइक्रॉन उसको भरने के लिए यहाँ जोनल पैचिंग किया जाता है। जोनल पैचिंग और टेपिंग जिसको हम बोलते हैं, जो पैचिंग टेप हम यूज करते हैं जिसको पैचिंग भी आप बोलते हैं और टेपिंग भी आप बोलते हैं। तो जो कटिंग रूल्स है उसके ऊपर और उस एरिया के ऊपर जहाँ आपको चाहिए उस एरिया में जोनल पैच हम डाल देते हैं। जो हाइट का डिफरेंस है वो कॉम्पेंसेट करता है। अगर उसको आपको और ज़्यादा करना है तो उस केस में हम टेप यूज करते हैं, जो पैचिंग टेप है। पैचिंग टेप की थिकनेस ऐड करती है और विद द हेल्प ऑफ दैट यहाँ के जो कटिंग लेवल जो हम बोलते हैं वो दोनों का हम इक्वल लाते हैं। अगर ये इक्वल आता है तो ही आपका कटिंग जो है वो ठीक तरह से होता है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो जहाँ आपका कटिंग प्रेशर कम आ रहा है वहाँ आपका कटिंग ठीक तरह से नहीं होगा और आपको एज में थोड़ा जो आउटर एजेस है वहाँ आपको बर दिखाई देगी, जिसको हम फाइन कटिंग हम उसको बोल नहीं पाए। तो ये डिफरेंस उसमें आ जाता है। लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि ये हमारे यहाँ मशीन में करना तो बहुत जरूरी है। जहाँ स्ट्रिपिंग होता है, स्ट्रिपिंग का मतलब एक शीट में हर लाइन के बीच में एक वेस्ट रहता है। जो लेआउट जब हम करते हैं तो एक शीट में हमारे 10, 12, 14, 18, 20 इतने लाइन्स हो सकते हैं। तो दो लाइन्स के बीच में हमें कुछ जगह छोड़नी पड़ती है हमारे टूलिंग के लिए, जिसको हम ना वेस्ट बोलते हैं, जिसको हम स्ट्रिप करके निकालते हैं। फ्रंट वेस्ट रहता है, रियर वेस्ट रहता है, साइड वेस्ट रहता है और इन बिटवीन लाइन भी वेस्ट रहता है। तो ये जो वेस्ट है वो हमें निकालना पड़ता है क्योंकि हमें शीट से सिर्फ लाइन चाहिए। तो ये वेस्ट निकालने के लिए स्पेसिफिकली हमारे यहाँ मशीन में सेक्शंस होते हैं, उसको हम स्ट्रिपिंग सेक्शंस बोलते हैं। तो स्ट्रिपिंग सेक्शंस अगर हमें यूज़ करना है, स्ट्रिपिंग ऑपरेशन यूज़ करना है, तो उस केस में हमें कटिंग जो है वो प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको जीरो प्रोसीजर करके एक नाम है जहाँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका कटिंग कैसे हो रहा है। तो उसका भी एक स्लाइड हमारे पास है, पीपीटी है, वो हम डिटेल में आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप जोनल पैचिंग नहीं करते हैं तो उसको कॉम्पनसेट करने के लोग एडिशनली कटिंग प्रेशर बढ़ाते हैं और एडिशनल कटिंग प्रेशर बढ़ा के लोग कटिंग कर देते हैं, जिनको स्ट्रिपिंग नहीं करना है वो लोग। उस केस में आपके जो कटिंग रूल है वो ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और वो अगर ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो उसका जो लाइफ है वो आपको नहीं मिलता। तो ऑल पुट टुगेदर आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाता है, इसलिए जोनल पैचिंग करना बहुत जरूरी है। आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आपको बेसिक डाई कटिंग जो है वो पता चल गया है। और भी कुछ वीडियोस हैं हम आपको दिखाएंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट आप और जो स्ट्रिपिंग सेक्शन क्या है, स्ट्रिपिंग क्या है, ब्लैंकिंग क्या है वो आप समझ पाएंगे। और एक ऐड करना चाहता हूँ, जोनल पैचिंग कब करना है? जब हम पहला कट लेते हैं और जहाँ टोटल डाई में अगर हमको लगता है कि 10-20% कटिंग हो रहा है, ओके, तो वहाँ आपको टनेज स्टॉप करना है और वहाँ बाकी के एरिया में आपको जोनल पैच लगाना है। तो क्या कर बहुत सारे ऑपरेटर ये भी मैंने देखा है कि 10% कटिंग प्रॉपर हो रहा है, अरे और थोड़ा 1-2 टन बढ़ाएंगे तो और 30-40% कटिंग हो जाएगा। इसका ये होता है कि बाद में वो टनेज इतना बढ़ता है कि वो स्ट्रिपिंग में फिर प्रॉब्लम आ जाता है आपको। तो वो आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट कटिंग के बाद अगर 10% मेरा कट प्रॉपर हो रहा है तो टनेज रोको और जोनल पैचिंग बढ़ाओ मैक्सिमम, और इंडिविजुअल पैचिंग थोड़ी जगह ही करना है। सर जनरली इट इज द अदर वे राउंड। ऑपरेटर क्या सोचता है कि प्रेशर बढ़ाते जाओ जब तक 80-90% आ जाए, फिर बाकी के 10 में पैचिंग करेंगे। नहीं वही तो आप बोल रहे हो कि मिनिमम आने के बाद में स्टॉपेज कर देना चाहिए, उसके बाद में पूरा पैचिंग होना अगर 10-20% आपका अगर कटिंग हो रहा है प्रॉपर ओवरऑल, तो आप क्यों बढ़ा रहे हो टनेज? मतलब 30% आने के लिए आप और 1-2 टन बढ़ाते हो। फिर कुछ ऑपरेटर को लगता है नहीं 50-60% आने के लिए और मैं 1-2 टन बढ़ाऊँ। इसका क्या होता है बाद में टनेज इतना बढ़ता है कि फिर स्टिपिंग में वो प्रॉब्लम आ जाता है। क्या होता है सर, फर्स्ट टाइम जो नया डाई होता है ना उसको ही खराब कर देते हैं, मतलब हाँ, यस। सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम करना चालू करता है। यस, तो वहाँ ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए कहाँ रुकना है हमको और जोनल पैचिंग स्टार्ट करना है या इंडिविजुअल पैचिंग। देखो टनेज कौन से टनेज पे चालू करना चाहिए? 40 टन, 50 टन, 60 टन, कुछ तो होगा ना कि मतलब इस पे चालू करें। हाँ, उसके लिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए जीरो प्रोसीजर करके एक प्रोसीजर है,
जहाँ आपको शीट के ऊपर अगर आपका 10-20% कटिंग भी आ जाता है तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपका बोर्ड जो है वो कट होना चालू हो रहा है। उसको हम जीरो प्रोसीजर बोलते हैं। उसके बाद आपको जो एरिया जहाँ कटिंग नहीं हो रहा है तो उसके आपको जो कटिंग लेवल है वो लाने के लिए आपको वहाँ हाइट बढ़ानी है। तो हाइट बढ़ाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हम जोनल पैच यूज़ करते हैं और दूसरा हम पैचिंग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको यूज़ करके टनेज ना बढ़ाते हुए ये यूज़ करके आपको कटिंग लेना है। जैसे ही आप आपका जोनल पैच ऐड कर देते हैं, जैसे आप पैचिंग करना चालू कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका 30 के ऊपर कटिंग होना चालू हो गया, अगर आप जोनल पैच लगाते हैं और पैचिंग करना चालू करते हैं तो ऑब्वियसली वो 32, 34, 35 हो ही जाता है विदाउट इंक्रीजिंग द टनेज। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर ऑपरेटर जो है वो जोनल पैचिंग ना करे, पैचिंग ठीक तरह से ना करे और सिर्फ टनेज बढ़ाते जाए तो कुछ एरिया में जो प्लेट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ ऑलरेडी कटिंग हो रहा है तो यहाँ के जो प्लेट्स है उसके ऊपर एक्सेसिव लोड आ जाएगा, वो जल्दी से खराब हो जाएंगे। यहाँ लोड कम है कंपेरेटिव, तो इसका प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि ये जो एरिया है हमेशा अंडर स्ट्रेस रह जाता है। इसके जो नाइफ है वो जल्दी खराब हो जाते हैं और बाद में जैसा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ते जाता है तो आपको पता चलता है कि ये जो प्लेट है वो डैमेज हो गया और वो कटिंग ही नहीं कर पाया, तो और आपके प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसी के लिए जोनल पैचिंग, रिक्वायर्ड जोनल पैचिंग बहुत जरूरी है। जहाँ आपको चाहिए वही आप कीजिए, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ मत कीजिए। जोनल पैचिंग का मुझे समझ में आ गया, पर कुछ टनेज होगा ना कि ये एवरेज में इतना ही रहना चाहिए या मैक्सिमम इतना ही रहना चाहिए। 20-30% is your tonnage. So for example, 20-30% is your tonnage, whether it's 30 or 40 or 60. But is it that you have to start at 30? Because one of us have new machines. For example, this is your sheet. And the number of hubs are, say for example 14. यहाँ के आपके जो लाइन्स है वो कट होना चाहिए। ये अगर आप इसको कट कर सकते हैं, यहाँ कट हो रहा है, बाकी कौन से भी एरिया में कट नहीं होता है, तो दैट इज जीरो। यहाँ से आपको पैचिंग करना चाहिए। हमें काम बेसिकली क्या होता है, नया टाइप कोई भी नया कटिंग का बच्चा आ गया, डाई आ गया, तो बेसिकली 4 कॉर्नर में उसका कटिंग आता है। कोई भी डाई को लॉक कर देगा, पहले ऑपरेटर जब शीट निकालता है तो 4 कॉर्नर में पहले कटिंग आ जाती है, देन न्यू वो जाके फिर बीच में उसको पैचअप करता है, जिसको जोनल पैचअप करता है। तो 4 कटिंग में अगर 2 जगह आया, 2 जगह नहीं आया, तो दैट मीन्स डाई में प्रॉब्लम है या मशीन में प्रॉब्लम है या प्लेट में। आइडियली ऐसा है कि अगर आप नया मशीन देखते हैं तो आइडियल कंडीशन ऐसी होती है कि जो आपके जितने सारे एलिमेंट्स है डाई कटिंग में, आपके जो एलिमेंट्स आ जाते हैं पिक्चर में, वो है ब्रिटन सेक्शन है, चेस्ट है, डाई है, फीमेल प्लेट है, काउंटर प्लेट है। तो ये सभी जो एलिमेंट्स है वो सही जगह पे है और वो एक्यूरेट है अगर हम पकड़ते हैं और नया मशीन है इस कंडीशन में, तो आपको इक्वल सभी जगह लेवल मिलनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारी जो डाई बनती है वो वुड की है। वुड इटसेल्फ एक कॉम्प्रेसेबल मटेरियल है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है, वो कॉम्प्रेस हो जाता है। तो उस बोर्ड भी जो हमारा है वो भी उसकी भी कॉम्प्रेसिबिलिटी पिक्चर में आ जाती है। तो इस केस में टेक्निकली ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि सभी जगह एक साथ आपका कटिंग हो रहा है। तो एरिया में कटिंग आप देख सकते हैं। प्लेट की जो हाइट भी हम सेट करते हैं तो उसके लिए हमें डाई में नॉच मारना पड़ता है, जो बीच में हम डालते हैं प्लेट तो वहाँ आपको नॉच मारना पड़ता है। उसकी डेप्थ जो है वो अब माइक्रोन में तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वुड है। फाइनली जो डाई मेकर है उनके पास हमें डाई बना के आती है, वो फिक्स करके प्लेट हमें देते हैं। तो वहाँ डिफरेंस तो होना ही होना है क्योंकि दिस इज नॉट अ रिजिड सिस्टम। ये एक स्टील की प्लेट नहीं है जिसके अंदर आपने रूल डाले हुए, ये वुड है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा बहुत तो होना ही है। कॉम्प्रेसिबिलिटी पिक्चर में आएगी, हाइट डिफरेंस पिक्चर में आएगा। तो ये हाइट डिफरेंस अगर पिक्चर में आता है तो उसके हिसाब से आपको पैचिंग करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ न्यू मशीन एंड ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन में बाकी के भी पैरामीटर्स बहुत बार पिक्चर में आ जाते हैं। लोग मशीन का क्लीनिंग नहीं करते, अंदर फिटिंग बहुत हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाए कि फिटिंग मार्क्स जो है वो पॉइंट में और mm में चले गए हैं, आपका अनइवननेस बढ़ गया है। तो उस कंडीशन को क्या करना है, कैसे रेक्टिफाई करना है, वो हम आपको आगे के स्लाइड्स में बताएंगे। हम लोग के यहाँ पे जो भी नया डाई आते हैं ना, बेसिकली 4 कॉर्नर में कटेंगे, बीच में हम लोग ओनली जोनल पे करते हैं एवरी डाई। तो दिस इज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद मशीन। आपको उस केस में हम एडवाइस करेंगे कि आप मशीन का जो कंडीशनिंग है वो करवा के लीजिए।
fact, there are so many other things also that we would like to recommend. We have observed some specific customers. कुछ customers ऐसे जहाँ हम जाते भी हैं, गए हैं, और कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन है जो हम आपके साथ शेयर भी करते हैं. तो हर एक के लिए एक सोल्यूशन है. जब ऐसा आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देता है, जब खाली बीच में आना चाहिए, ओनली सेंटर और बोथ साइड वाला. नहीं, इट शुड बी इक्वल ऑन ऑल एरिया. अगर वो नहीं आता है, आपको ज़्यादा बहुत पैचिंग करना पड़ता है, आपका मिग्रेड टाइम अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इट्स नीड सम अटेंशन. आपका जो प्लेटन सेक्शन है उसको अटेंशन देने की ज़रूरत है. उसको क्या करना है उस केस में, आपका प्लेटन का लेवल कैसा है, आपका जो फिटिंग के अंदर जो बेसिकली कोरोजन के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो कितने हैं, लेवल सही जगह के ऊपर है कि नहीं, जो पैचिंग शीट है वो भी पिक्चर में आ जाता है, आप डाई कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो पिक्चर में आ जाता है, आपका आप उसमें प्रेस पैन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो पिक्चर में आ जाता है. इंस्टेड ऑफ प्रेस पैन अगर आप मैट्रिक्स में जाते हैं तो आपको रिजल्ट थोड़ा सा और ज़्यादा मिलेगा अच्छा. उससे ज़्यादा आप पर्टिनेक्स में जाते हैं तो और भी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा. और इसके आगे की तैयारी है जो हम बोल रहे हैं, तो आप एंग्रो प्लेट के लिए जाएंगे तो उसमें तो आपका और जो मेकरी टाइम है वो सेव हो जाएगा. तो हर एक के लिए अलग अलग सोल्यूशंस है. जो हम की एलिमेंट्स ऑफ मेकरेडी है उसमें ले रहे हैं. एक्चुअली बीच में हमने वही वो वीडियो आपको दिखाया है कि वो क्या होना चाहिए. तो हम ये चाहेंगे कि ये हम पहला जो सेशन है सेटिंग का वो हम कंप्लीट करें, और हर एक एलिमेंट के ऊपर हमारे पास डाटा है, उसका सेटिंग क्या होना चाहिए, उसमें कैलकुलेशंस क्या है वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आपका मैट्रिक्स का भी कैलकुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा. बट बिफोर दैट सर, आपको बेड कंडीशनिंग जो भी आपने भी नया ऑफर किया ना, बेड कंडीशनिंग, उसके लिए भी आप बात करना ना, न्यू फील्ड बेड कंडीशनिंग. Yeah, conditioning is now offering, now on the western side, so there might be lots of people who might not know about it. तो जब आप बाद में डिस्कस करेंगे तो वो भी बताइए. तो क्या फर्क जो अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस करें तो उसमें एक एलिमेंट बीच में आ जाता है कि आपका प्लेटन जो है वो फ्लैट हो. बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें इतना वो रस्टी हो जाता है, उसके लेवल निकल जाती है और है ना उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है. बेसिकली जो बीच में होता है हमारे यहाँ पे, ये इट कैन बी एट एनी प्लेस. और ये नए मशीन पे भी करना आपको करना होता है, क्योंकि आपका मशीन नया है लेकिन आपकी डाई कितनी अच्छी कंडीशन में है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको पुराने मशीन पे ही जोनल पैचिंग करना पड़ता है, नई मशीन के ऊपर नहीं करना पड़ता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. हाँ, पुराने मशीन के ऊपर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं कि जिसका लेवल जो है वो गया है, उसको रीसेट करने की अभी ज़रूरत है. आपको वहाँ अटेंशन देना है, आपको कंडीशनिंग करना है, मतलब जितना कुछ रस्टी एरिया हो गया है उसको आपको क्लीन करना है. तो वो क्या है वो हमारे स्लाइड्स में हम आगे आपको दिखाएंगे. यस, डेफिनेटली. एक्चुअली वही तो हमने आपको वीडियो दिखाया कि अगर आप जोनल पैचिंग नहीं करते हैं तो आपका मेकरेडी टाइम क्या है और आपका टेनेज क्या है. अगर आप जोनल पैचिंग करते हैं और प्रॉपर पैचिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं तो आपका मेकरेडी टाइम वहाँ सेव हो रहा है. आपको एक्सेसिव टेनेज भी यूज़ नहीं करना पड़ता, जिसके कारण आपका डाई की जो लाइफ है वो आपकी इंक्रीज होगी. ओके, हम एक चाहेंगे कि हमारा जो लंच है दैट विल बी अराउंड 1 o'clock, बट बिफोर दैट विल टेक अ 5 minute ब्रेक. सो अगर आपको और कुछ सवाल है तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए. हम उसके हिसाब से 1 by 1 जो PPTs है डाटा है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं. आपको बेटर डाई कटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें ब्लैंकिंग ऑपरेशंस है और स्ट्रिपिंग, उसके लिए स्ट्रिपिंग क्वालिटी अच्छी होना क्यों ज़रूरी है उस आप वीडियो से ठीक तरह से समझ पाएंगे. उसमें हम वीडियो जो है वो अलग अलग जगह रोकेंगे और वो सेक्शन कौन सा है और वहाँ क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर पिक्चर में आते हैं वो हम आपको बताएंगे. अभी आपने जो आउटपुट देखा है मशीन के बाहर आ रहा है तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो ब्लैंक्स है वो कट होके बाहर आए हैं.
जो अंदर का स्ट्रिप जो एरिया है वो ऑलरेडी स्ट्रिप हो चुका है और आपको हाथ में डायरेक्टली ब्लैंक्स आ गए हैं। नॉर्मली जहाँ से विडो शॉट किया था वो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर को जो वेस्ट जो है वो मैन्युअली निकालना पड़ता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर मशीन एंड द ब्लैंकिंग मशीन व्हिच कॉल्ड ER मशीन। आप लोग यहाँ जो लोग हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्लैंकिंग मशीन है और यूज करते हैं? ब्लैंकिंग यानी जो देखा माल जो बाहर आता है पूरा कार्टन छुड़ा के आता है। स्ट्रिपिंग ब्लैंकिंग है किसी के पास? भले आप यूज नहीं कर रहे हो, आपके पास है। जैसे हमारे पास स्ट्रिपिंग मशीन है लेकिन हम यूज नहीं करते। यू आर व्हाट? स्ट्रिपिंग और ब्लैंकिंग? और किसी के पास? अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैंक्स बाहर आए हैं वो मैन्युअली लोग हाथ से छुड़ा रहे हैं। बहुत सारी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं कि 10-12 लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर के लोग रहते हैं और वो कंटिन्यूसली ये काम करते रहते हैं। और वो जब काम करते हैं तो अगर आप देखते हैं ठीक तरह से उसको तो आपको पता चलेगा कि उनके हाथ में लकड़ी रहती है, स्क्रूड्राइवर रहता है, हैमर रहता है और क्या क्या चीजें वो यूज करते हैं वो आप अगर देखते हैं तो आप शायद चकरा जाएंगे। लेकिन यही उनका स्टाइल रहता है क्योंकि जो कटिंग होता है बहुत बार वो अनइक्वल कटिंग होता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि लोग प्रॉपर जोनल पैचिंग नहीं करते हैं, कटिंग लेवल ठीक तरह से नहीं देखते हैं, कई जगह कटिंग ज्यादा हो जाता है, कई जगह कटिंग कम हो जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है ये जो वेस्ट जो है वो सेपरेट करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं उनको उठाना पड़ता है। वो उनके तरीके से उनके हिसाब से उसको छुड़ाते हैं और यही मटेरियल जो है वो हमारा बाद में फोल्डिंग रिंग के लिए आ जाता है। जो शीट जो है जो प्रिंटेड शीट्स है आप ऑब्वियसली आप सब लोग जानते रहेंगे कि जो हम कार्टन यूज कर रहे हैं अलग अलग रीजन के लिए, टोबैको के लिए है, फार्मा के लिए है, फूड के लिए है या बेसिकली कॉस्मेटिक्स के लिए है। तो ब्लैंक की कीमत या कार्टन की कीमत जो रहती है वो ₹1 से चालू हो जाती है और वो ₹50 भी हो सकती है। उस केस में अगर पर्टिकुलरली फूड इंडस्ट्री वाले या फार्मा वाले या कॉस्मेटिक वाले कार्टन्स है उसको आप अगर हाथ से स्ट्रिपिंग करते हैं तो उसके प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं आप देख सकते हैं। बहुत बार वो ज़्यादा एक्सेसिव हैमर और जो वुडन प्लेट्स वगैरह रहते हैं वो ज़्यादा उसके ऊपर ठोकते हैं, एक साथ उनको 50-50 और 100 जो ब्लैंक्स है वो छुड़ाने पड़ते हैं। तो उनकी तरीके से वो जाते हैं और उसमें आपके जो ब्लैंक्स है जिसको आपको आगे फाइनली कार्टन में कन्वर्ट करना है वो डैमेज हो जाता है और उस वहाँ आपका वेस्टेज बढ़ जाता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ब्लैंकिंग मशीन जो है वो नेसेसरी हो जाती है। और बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी भी है जिन्होंने जहाँ मैन फ्री ऑपरेशंस मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो उनको नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली फार्मा अगर है, अगर फूड इंडस्ट्री है या कॉस्मेटिक है जहाँ उनको वो नहीं चाहिए क्योंकि उसमें हैंडलिंग के कारण आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डैमेज होने की संभावना होती है या कहीं कहीं जो कंटामिनेशन हम बोलते हैं वो भी उनको वहाँ नहीं चाहिए। इस केस में ब्लैंकिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ये मशीन के ऊपर आप कर सकते हैं जहाँ आपको डायरेक्टली ब्लैंक आपके हाथ में आ जाता है। तो इट्स अ टोटल वीडियो ऑफ ब्लैंकिंग ऑपरेशन जिसमें आप फीडर से लेके जहाँ से आप शीट जो है वो फीड करते हैं और जहाँ आपको आउटपुट आता है। तो ये टोटल मशीन का वीडियो आप ठीक केयरफुली उसको देखिए और उसके बाद हम आपके सवाल जो है उनके और आंसर दे देंगे। इसमें जो ब्लैंकिंग है अल्टीमेटली वो माल को छुड़ा रहा है जो अनवांटेड ट्रिम एरियाज है। जब आप लोग भले आपकी मशीन्स के ऊपर ब्लैंकिंग नहीं हो, बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर या जो भी आदमी छुड़ाने वाले हैं हाथ से जो करते हैं वो भी एक तरह का ब्लैंकिंग ऑपरेशन ही कर रहे हैं। जब आप लोग डाई कटिंग पंचिंग मशीन चलाते हैं, मेक रेडी करते हैं, प्रेशर सेट करते हैं, कटिंग लेवल सेट करते हैं, तब आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपके बाद का आगे का जो प्रोसेस है, ये ब्लैंकिंग का बोलिए, छुड़ाने का बोलिए, आपका जितना करेक्ट कटिंग होएगा, जितना करेक्ट क्रीजिंग होएगा, जो निक्स वगैरह एकदम बारीक से बारीक सही रहेंगे,
आगे का ऑपरेशन उतना ही आसान हो जाएगा उसको माल छुड़ाना। बहुत बार ये देखा जाता है कि जो आदमी छुड़ा रहा है वो ये जो हथौड़ा बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं, वो इसलिए इतना मारना पड़ता है क्योंकि पंचिंग में जो कट है वो आपका सही नहीं हुआ है, प्रेशर सही नहीं हुआ है, जो कारण से उसको पूरा मेहनत करके दम लगा के रेसलिंग करना पड़ता है। तो ये आप लोग को ऑपरेशन करते टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे के प्रोसेस में छुड़ाने का माल है और भी आगे के और भी प्रोसेस रहते हैं, पेस्टिंग मशीन के, फ्री फोल्डिंग है। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि क्रीजिंग क्योंकि सही नहीं होती है तो पेस्टिंग मशीन के ऊपर, हालांकि फ्री फोल्डिंग है, वो फ्री फोल्डिंग बराबर नहीं की जा सकती क्योंकि वो क्रीजिंग में बेंड नहीं होता है और एक तरफ से बेंड हो जाता है। ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखने की है।
ओके अभी आपने जो वीडियो देखा है उसमें आपने देखा रहेगा कि टूलिंग जो चेंज किए गए हैं ऑलमोस्ट एक लगभग 8 से 10 मिनट का वीडियो है। ओके जो एक्चुअल पॉइंट टू पॉइंट जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर आपका डाई पहला जो कंपोनेंट है वो आपने सेट करके रखा है तो ये टूलिंग चेंज करने के लिए मैक्सिमम इन आवर कंडीशन ऑल्सो वी गिव हाफ एन आवर। तो इसका मतलब है कि आपका आधा घंटे में जो चेंज ओवर है वो किसी भी हालत में होना चाहिए। तो मेक रेडी के लिए हमें अगर वक्त बचाना है तो हमें क्या चाहिए, ये जो सवाल था मेक रेडी का वक्त कितना होना चाहिए, कितना फास्ट होना चाहिए, तो शायद इस वीडियो से आपको इसकी आइडिया आगे रहेगी। ओके अगर आपका ऑल पुट टुगेदर नया डाई है, टूल्स स्ट्रिपिंग टूल्स भी नए हैं, ब्लैंकिंग टूल्स नए हैं, तो वो अगर सब आपको सेट करना है इट्स अगेन डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ लेआउट यू हैव, आपके लेआउट कितना कैसा है, नंबर ऑफ अप्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल एक शीट में आपके 12 ब्लैंक्स है, 15 ब्लैंक्स है, 18 ब्लैंक्स है, तो उसको नंबर ऑफ अप्स हम बोलते हैं। तो उसके हिसाब से आपको डाई सेट करनी पड़ती है, उसके हिसाब से आपको जोनल पैचिंग करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको पैचिंग करना पड़ता है, डाई सेट करनी पड़ती है। तो उसमें अगर वो सभी हम अगर टाइमिंग भी कैलकुलेट करते हैं तो ये टाइमिंग जो आ जाती है वो नॉट मोर देन सर्टनली 3 आवर्स। कोई भी नया डाई जो है उसका प्रोआउट भी है तो 3 या 4 घंटे में वो होना चाहिए, चेंज ओवर है वो आधा घंटे का होना चाहिए। इधर एक काइजन, जैसे काइजन शायद बहुत लोग आप जानते होंगे, काइजन का एक कॉन्सेप्ट है, एक जापानीज है। काइजन में एक कॉन्सेप्ट है सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज। सिंगल मिनट यानी 1 मिनट नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब सिंगल मिनट है। 9 मिनट के अंदर खाली डाई चेंज बोल रहा हूं मैं, मेक रेडी और जॉब रनिंग नहीं। टारगेट रहता है सिर्फ पंचिंग मशीन पे नहीं, कोई भी वर्ल्ड की अलग अलग तरीके की मशीनें रहती हैं कि 9 मिनट के अंदर डाई चेंज हो जाना चाहिए। तो आपका जॉब खत्म हुआ, पहले का डाई वाई निकाला, दूसरा डाई वाई निकाला, फिट किया, लॉक किया, सब किया, डाई चेंज हो गया। वो टारगेट हर एक की फैक्ट्री में होना चाहिए कि 9 मिनट के अंदर आपका बड़ी मशीनों का, छोटी मशीनों का शायद और भी कम, डाई चेंज हो जाना चाहिए। ओके इसके साथ जो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो हमने टॉपिक जोड़ा है, तो उस केस में डाई सेक्शन में स्पेसिफिकली जो डाई सेक्शन है वहाँ कौन सी नौबतें आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या है, वो हम आपको अगले वाले पीपीटी में दिखाएंगे। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्स है डाई कटिंग के, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने वो सब कवर नहीं किया। अभी इसमें आप अगर वीडियोज़ में ठीक तरह से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग सेक्शन है। एक सेक्शन ऐसा है कि जहाँ से आपका शीट जो है वो फीड हो रहा है मशीन के लिए, फीड टेबल है, उसके बाद डाई सेक्शन है, डाई सेक्शन के बाद स्ट्रिपिंग है। जैसा कि हमने बात की थी कि 2 ब्लैंक्स के बीच में जो वेस्ट होता है उसको हम स्ट्रिपिंग बिट बोलते हैं, उसको हमें निकालना पड़ता है, तो वो स्ट्रिपिंग सेक्शन है। और उसके आगे जो है वो ब्लैंकिंग सेक्शन है, जहाँ टोटल ब्लैंक जो है आपके हाथ में आ जाता है। ब्लैंकिंग सेक्शन के बाद सिर्फ फ्रंट का जो फ्रंट वेस्ट जो रहता है वो सिर्फ डिलीवरी टेबल से बाहर आ जाता है। तो ये सब जो कुछ है, ये सेक्शंस आपने यहाँ देखे, तो इसके एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स के ऊपर हम अभी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। जहाँ डाई है, डाई क्या है, कटिंग रूल क्या है, स्ट्रिपिंग वुड क्या है, जो फीमेल पार्ट जो है जिसको हम काउंटर पार्ट बोलते हैं, उसमें प्रेस पैन, मैट्रिक्स और पर्टिनिक्स एंड एनग्रेव प्लेट्स, वो क्या है उसके ऊपर हम जाना चाहेंगे। क्योंकि डाटा तो है वो शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन से सब है। 2-3 जो अटेंडीज हैं उन्होंने सवाल पूछे थे कि आप ये जो अभी फॉर्मूलेज दिखा रहे हैं तो वो हम लिख के ले या कैसा करें, आप हमें ये शेयर करेंगे क्या? तो जो कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये सभी सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेशंस है, वो हमारे ABC डॉक्यूमेंट्स में, जो ABC ऑफ डाई कटिंग एंड ABC ऑफ फोल्डिंग लुइंग, ये हमारे मैनुअल्स है। हर मशीन के साथ ये मैनुअल जो है, हम मैनुअल का सेट जो है वो कस्टमर के पास भेजते हैं। हर मशीन जहाँ क्यूब लगा हुआ है, क्यूब इज नथिंग बट मैन मशीन इंटरफेस, जो आप टच स्क्रीन देख रहे हैं
उसको हम हमारी लैंग्वेज में क्यूब बोलते हैं। तो उस क्यूब में, क्यूब इज नथिंग बट इट्स वन काइंड ऑफ स्क्रीन, उसके अंदर जो है पीसी है, पीसी में ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो लोड की हुई होती है। आप सॉफ्ट कॉपी जो है वो मशीन के ऊपर भी देख सकते हैं और हार्ड कॉपी जो है वो आपके साथ ऑलरेडी मशीन के साथ आई हुई रहती है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एबीसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप आपका प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट, आपके डिटेल्स है, ईमेल आईडी है और एड्रेस जो है वो दे दीजिए। बाहर हमने रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी उसकी सुविधा रखी है। जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट है मशीन के हिसाब से वो जो डॉक्यूमेंट है वो हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि सभी मशीन के जो डॉक्यूमेंट है हम साथ में तो नहीं ला सकते। तो यही एक हम तरीका कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर करने हैं तो वी कैन सेंड यू सीडी, वी कैन सेंड यू पेन ड्राइव। तो आप आपका एड्रेस ठीक तरह से दीजिए, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ठीक तरह से दीजिए, ताकि आपको जो कुछ हेल्प चाहिए वो हम आपके पास पहुंचा सके। और रादर देन दिस, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग शर्माते हैं या प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो एड्रेस है हम आपको दे रहे हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हम आपका जो प्रॉब्लम रहेंगे, मशीन के प्रॉब्लम्स रहेंगे, सेटिंग के प्रॉब्लम्स रहेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स है वो पर्सनली हम आपके यहाँ आके अटेंड कर सकते हैं। आप कभी भी बॉब्स में आके, वी हैव अ गुड डेमो सेंटर एट बॉब्स, आप वहाँ आइए, आप डेमो देख सकते हैं। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू वांट वी कैन शेयर विथ यू। तो ये फैसिलिटी सब आपके लिए अवेलेबल है। और जो हम ट्रेनिंग की बात बोल रहे हैं, जो हमारा 3 मंथ्स मशीन ऑपरेटर का ट्रेनिंग है, तो यही मशीन से हमारे पास 106 ER एंड 106 E मशीन है नोवा कट डाई कटिंग के लिए, एंड एम्बिशन और एक्सपल फोल्ड मशीन है वो फोल्डिंग ग्लूइंग के लिए है। तो 4 मशीन जो है वो हमारे ट्रेनिंग में है, एंड विच कॉस्ट इज सर्टनली मोर देन 10 करोड़ रुपीज, विच इज प्योरली रिजर्व फॉर द ट्रेनिंग एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। और वो सिर्फ आपके लिए है, जो हमारे कस्टमर्स है उनके लिए ये सब बॉब्स ने किया, तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले, यही आपको मेरी गुजारिश रहेगी। थैंक So यू। let us go a little bit deep into the cutting dies, how to select the knife, how to select the freezing knife and all the things. Basically the height of cutting hole is 23.8. It is fixed for all the jobs. And based upon the thickness of the sheets, you have to select 2-point knife or 3-point knife. 1 point is 0.35 mm. So normally we use 2-point knife. That is 0.7 mm thickness. You can see here 18 mm is the wooden thickness. 23.8 is the height of the cutting rope. The thickness is 0.7. Usually we use for duplex. So the bridges, this is called the bridge. Usually the die maker will make this bridge so that it holds properly in the wood. Bridge should be like this. It should not be like this. If it is like this, here we have less pressure and you may damage this knife, dipping. And the bridge should be 0.5 mm on top of the wooden die. Okay. Basically B should be 5 to 8 mm. एक बीच में सवाल था कि आपका मैट्रिक्स का वेट जो है वो कितना होना चाहिए, तो प्लीज सर कैन यू प्लीज थिकनेस ऑफ फ्रीजिंग वुड 2.3.4 पॉइंट, तो इसका जो रिलेशन है वो आपके जेसन के साथ है। ओके, जनरली जो डाई वाले कटिंग रूल्स डालते हैं वो मोस्टली 2 पॉइंट के यूज करते हैं। बहुत रेयरली स्पेसिफिकली बोलो या फिर कोई कॉर्पोरेटेड वाले बोलो तो ही वो 3 पॉइंट के यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो क्रीजिंग की हाइट भी है, स्टैंडर्ड 23.4 यूज होती है इन द मार्केट। बहुत रेयर अगेन ये रहता है कि लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्रीजिंग का हाइट भी अलग अलग आता है और वो बोर्ड की थिकनेस के हिसाब से आपको कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो उसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा बता सकेंगे तो अच्छा रहेगा। So this is the slide. This is the height of the creasing rule. It should be, the formula is that
height of cutting knife minus your sheet thickness. And this minus A is that, so if you are using matrix, there will be thin layer of layer will be there on the bottom of the groove. Basically, generally it is 0.1. So if you are having a 0.4 thickness board, then your creasing rule height should be 23.8 minus 0.4 minus 0.1. If you allow, मैं इसको जरा हिंदी में समझा देता हूँ। अपने जो कटिंग रूल रहते हैं, कटिंग, उनकी स्टैंडर्ड हाइट रहती है 23.8। 23 में से 18 mm जनरली अपने जो लकड़ा यूज करते हैं वो 18 mm का प्लाईवुड रहता है या जो भी रहता है, और 5.8 mm उसके बाहर रहता है और वो बोर्ड को काटता है। कटिंग रूल जो है वो आर पार करना है बोर्ड के, तो बोर्ड की थिकनेस से उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत जाड़े बोर्ड होते हैं, जैसे इसमें पहले वाले स्लाइड में शायद दिया था कि जो थिकनेस 0.6 यानी 600 माइक्रोन, 600 माइक्रोन यानी अपने डुप्लेक्स बोर्ड और वाइट बैक बोर्ड की अगर बात करें तो 450 GSM तक भी आपको 600 माइक्रोन का बोर्ड नहीं मिलने वाला। 450 GSM से ज्यादा बहुत रेयर वाइट बैक या ग्रे बैक डुप्लेक्स बोर्ड यूज होता है। जो ITC के बोर्ड बोलते हैं, ITC, JK, सेंचुरी वगैरह वगैरह, जो महंगे वाले बोर्ड होते हैं, उसमें 600 माइक्रोन यानी 400 ग्राम का बोर्ड हो गया कम से कम। तो 400 ग्राम के बोर्ड से भी ज्यादा जनरली बहुत कम यूज होता है। तो अपने ये मान के चलें कि जब तक 2 पॉइंट थिकनेस है छुरी का तब तक ठीक है। उससे बहुत ज्यादा बोर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर उसमें दिमाग लगा के फायदा है, लेकिन अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। अब क्रीजिंग के ऊपर आए तो क्रीजिंग की जो छुरी होती है वो आर पार नहीं होती। बोर्ड आपका बोर्ड के ऊपर तक ही रहती है और बोर्ड को दबा देती है। सबसे ज्यादा प्रेशर भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मशीन के ऊपर भी जो प्रेशर आता है वो क्रीजिंग का ही आता है, कटिंग का कभी नहीं आता है। जो मैनुअल मशीनें चलाते हैं उनको पता होगा कि भाई अगर खाली कटिंग का जॉब है तो फटाक से मशीन पे सेटिंग हो जाता है, सब हो जाता है। और क्रीजिंग के ऊपर पट्टी मारो, ये मारो, वो कई से मेहनत करने पड़ते हैं, क्योंकि लोड जो मशीन के ऊपर आता है वो क्रीजिंग के कारण ही आता है, क्योंकि बोर्ड आर पार नहीं हो रहा, बोर्ड का प्रेशर मशीन को रिवर्स मार रहा है। अब बोर्ड की जो थिकनेस है वो हिसाब से क्रीजिंग भी कम या ज्यादा होना चाहिए। अगर आप जाड़ा बोर्ड यूज कर रहे हैं और उसमें आपका क्रीजिंग बहुत ज्यादा है तो वो करीब करीब कटिंग का काम करता है। इतना ज्यादा बोर्ड को दबा देता है कि करीब करीब कटिंग का काम करता है। इसलिए जब क्रीजिंग का रूल डाला जाता है इंटरनेशनली, और इंडिया में भी कई लोग करते हैं, बोर्ड अगर समझिए आपका 300 ग्राम बोर्ड यूज कर रहे हैं, आपने ग्रे बैक की बात करें, अपने जो जनरल ग्रे बैक या व्हाइट बैक की बात करें, 300 ग्राम का जो बोर्ड है उसका जनरली थिकनेस 350 माइक्रोन से लेके 450, 350 से लेके 375 माइक्रोन होता है। तो जो 23.8 की हाइट होती है कटिंग की, उसमें जो 0.8 यानी 800 माइक्रोन बोर्ड के आर पार के लिए होता है। तो वैसे ही क्रीजिंग के लिए 800 में से आप बोर्ड की थिकनेस माइनस कर दीजिए। तो समझिए 300 ग्राम का बोर्ड यूज कर रहे हैं आप, तो 350 450 किया, तो 800 में से 450 माइनस किया, 425 बचा। उससे कम, उससे ज्यादा नहीं। तो 425 यानी 0.4। जनरली जैसे मैंने बताया क्रीजिंग रूल्स जितने भी रहते हैं 23.4 के ही रहते हैं। आप कोई भी पंच वालों को बोलोगे कि भाई मेरे को पंच बना के दे, वो जनरली 23.4 का रूल डाल के आपको भेज देगा। लेकिन यही चीज समझिए आपका रिसाइकल्ड बोर्ड ग्रे बैक व्हाइट बैक है, ज्यादा है, 360 ग्राम का है, या ITC के बोर्ड भी हैं 300 ग्राम के। 360 ग्राम का ग्रे बैक व्हाइट बैक का थिकनेस रहता है करीब 450, और ITC का वही 300 का रहता है 450। 800 में से अगर आप 450 माइनस करें तो 350 होता है, यानी उसमें क्रीजिंग रूल 350 यानी 23.35 यूज होना चाहिए, या 23.3 होना चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया वो मैट्रिक्स का लेयर वगैरह रहता है। ये सब चीजें अगर आप आपके पंच वाले को बोलेंगे तो आपका जो क्रीजिंग क्वालिटी है, कार्टन क्वालिटी है, वो बहुत बेहतर होगा।
आपकी मशीन के ऊपर भी लोड कम पड़ेगा, मशीन की लाइफ बढ़ेगी और पंच की भी लाइफ बढ़ेगी। Okay. और एक इसमें बात हम ऐड करना चाहेंगे कि जो डाई आ रही है वो डाई आपको डाई मैन्युफैक्चरर से आ रही है, लेकिन फीमेल पार्ट जो है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग प्रेसपेंशिप यूज़ करते हैं। अभी ये जो है इसमें हम विड्थ देख रहे हैं, उसके बाद आपको डेप्थ भी देखनी है। जब आप हाथ से ग्रीस कट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑपरेटर अगर यूनिफॉर्म उसका जो विड्थ है वो अगर कट करता है तो ही आपको ग्रीजिंग की विड्थ मिलेगी। आपका फोल्डिंग अच्छा होने के लिए, जगह पे होने के लिए, स्ट्रेट होने के लिए अगर आप मैट्रिक्स यूज करते हैं तो इट्स वेरी इजी। आपको मैट्रिक्स जो है वो आपके कटिंग रूल के ऊपर लगाना है और अपोजिट साइड आपको प्लेट के ऊपर पेस्ट करना है, जो कंपैरेटिवली बहुत ही ईजी है। उसके जगह आप प्रेसपेंट यूज करते हैं तो आपका यूनिफॉर्म कटिंग होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली देखा जाता है कि वो यूनिफॉर्म कटिंग होता नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि जैसा हमने आपको बताया कि ओके अलग अलग थिकनेस की प्रेसपेंट शीट है, लेकिन अलग अलग थिकनेस के बोर्ड के हिसाब से और टाइप ऑफ बोर्ड के हिसाब से लोग प्रेसपेंट शीट की जो हाइट जो है, थिकनेस जो है वो चेंज नहीं करते। तो इसका सारे का जो इफेक्ट है वो आपके क्रीजिंग के क्वालिटी के ऊपर आ जाता है। अगर आपकी क्रीजिंग क्वालिटी बेटर नहीं है तो वहाँ जहाँ आपको फोल्ड अच्छी तरह से होना चाहिए वो फोल्ड नहीं होगा। अगर आपका अच्छी तरह से फोल्ड नहीं होता है तो आपका बॉक्स का जो फॉर्मेशन जो है वो अच्छा नहीं आएगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया कि जहाँ आपको ज़्यादा केयर लेनी है। ये सभी चीज़ें हैं वो ऑपरेटर के हाथ में है। डाई आपकी बाहर से आ रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑपरेटर को करनी है, उसको चेक करनी है, देखनी है और उसके बाद चलाना है। थैंक यू। This is the height of the matrix or pressband, whatever you are using. This is the width. How to select the width of the matrix? There are two types. When you are using matrix, you will use it along the grain and across the grain. So along the grain, we have this formula, and across the grain, we have this formula. So along the grain is, we have a multiplication factor of 1.3 into sheet thickness plus thickness of your knife. Okay? And if it is perpendicular to the grain direction, it is 1.5 into sheet thickness plus thickness of your greasing glue. So you have to use this formula to select the matrix or to find out the depth of width of your greasing counterpart. Maybe your press pan or your matrix or your Latinx. Any specific फॉर्मूला जो है वो प्रेस पैन के लिए भी एप्लीकेबल है, वो मैट्रिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड सेम थिकनेस यू विल गेट इन पर्टिनेक्स एंड ऑन एंग्लो प्लेटर्स। सभी जगह आपकी जो डेप्थ चाहिए, ग्रीजिंग की जो डेप्थ आपको जो स्पेसिफिक आनी चाहिए, विड्थ आनी चाहिए, वो फॉर्मूला तो यही है। सिर्फ आपका ग्रेन डायरेक्शन के ऊपर आपका फॉर्मूला चेंज होता है। माइन्यूट डिफरेंस 0.1 का डिफरेंस यहाँ वहाँ तो चलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर वो हो जाता है तो उस केस में आपकी ग्रीजिंग की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। So this is the width and this is the depth. इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझाएंगे, बिकॉज मुझे भी थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आ रही है, तो इनको भी आएगी। अभी जैसे जो पहला लिखा हुआ है, grooves perpendicular to the sheet fibers, the width of groove B, width of groove B is equal to 1.5 times the thickness of the sheet E plus the thickness of the creasing rule F. For corrugated board, use twice the thickness. अच्छा, इसमें पहला जो ये लिखा हुआ है कि जो B है, ये चौड़ाई है, या नीचे जो B लिखा हुआ है, ये जो है आप जो मेक रेडी कर रहे हैं वो कितना चौड़ा होना चाहिए। तो उसका क्या फॉर्मूला है कि अगर आपका जो शीट है, शीट का जो थिकनेस है जितना जाड़ा है, प्लस जो थिकनेस जितना जाड़ा आपका बोर्ड है उससे 1.5 गुना। तो अगर समझिए 300 ग्राम का बोर्ड है, 450
का थिकनेस है, जो भी अपने माइक्रोमीटर वगैरह से चेक करते हैं, अगर समझिए उसमें 400 आया, तो जो थिकनेस ग्रूव का होना चाहिए वो 1.5 गुना यानी 600 होना चाहिए, प्लस जो क्रीजिंग रूल का थिकनेस है। तो क्रीजिंग रूल का थिकनेस जनरली करीब 700 माइक्रोन रहता है, 2 पॉइंट। हाँ, तो 600 प्लस 700, तो 700 तो एक ऐड करना ही है अपने को। तो जो बोर्ड का थिकनेस है उससे 1.5 गुना प्लस 700 माइक्रोन, तो यानी 600 प्लस 700 1300 हो गया। तो एज अ थंब रूल भी अगर आप पकड़ना चाहें कि भाई इतना ध्यान नहीं रहता, 300 से 400 ग्राम के बोर्ड अपने ज्यादा यूज होते हैं, 400 से 500 माइक्रोन रहता है जनरली, तो 400 का 1.5 गुना हुआ 600 प्लस 700, तो मतलब 1.3 mm, 1.3 mm से 1.5 mm का आपका ग्रूव होना चाहिए। और कोरुगेटेड बोर्ड के लिए उससे भी थोड़ा और ज्यादा, जितना बोर्ड का थिकनेस है उससे डबल। तो कोरुगेटेड में मैं इस थंब रूल बोलूंगा कि 1.5 से लेके 1.8 mm तक थिकनेस होना चाहिए। ये हो गया ग्रूव जो इसमें भी क्या है, जो बोर्ड का ग्रेन डायरेक्शन रहता है और बोर्ड का जो ऑपोजिट ग्रेन डायरेक्शन रहता है, तो ग्रेन डायरेक्शन का जो है वो ये 1.3 to 1.5 होना चाहिए, और अक्रॉस द ग्रेन जो होता है वो थोड़ा उससे टाइट होना चाहिए। तो अगर अपने कार्टन बना रहे हैं, ये अगर कार्टन है तो कार्टन में जनरली इस तरीके से ग्रेन रहता है, परपेंडिकुलर टू पेस्टिंग फ्लैट। तो अभी क्रीजिंग इसमें खड़ी भी है, आड़ी भी है। जो आड़ी वाली क्रीजिंग है वो थोड़ी 1.5 जितनी होनी चाहिए, और जो खड़ी वाली क्रीजिंग है उससे थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। Am I right? तो ये मैं मतलब इस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग और इजीली समझ पाए, जो डायग्राम शायद नहीं समझ पाए हो। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि क्रीजिंग जो है, कटिंग लाना बहुत इजी काम होता है, उसमें बोर्ड को आर पार करना है। क्रीजिंग के ऊपर ही पूरा गेम है। क्रीजिंग अगर आपकी गलत होती है, फेल होती है, तो पूरा कार्टन सत्यानाश हो जाता है। कटिंग में कुछ नहीं देखना, आर पार हुआ कि नहीं हुआ वो देखना है बस। इसके लिए अगर किसी को कुछ और समझना है तो जरूर पूछे, अभी पूछे। So this is 1.3 parallel. This is 1.5. अच्छा, खड़ा वाला इसमें एक्चुअली ऐसा है कि ग्रेन डायरेक्शन के हिसाब से उसको पैरेलल अगर हम मैट्रिक्स लगाते हैं तो उस मैट्रिक्स का विड्थ अप्रोक्सीमेटली 0.1 कम होता है, और अगर अक्रॉस लगाते हैं, ग्रेन डायरेक्शन के अक्रॉस अगर मैट्रिक्स लगाते हैं तो 0.1 ज्यादा होता है। तो मतलब ये वाला जो है वो टाइट होना चाहिए। हाँ, मतलब ग्रेन डायरेक्शन के हिसाब से पैरेलल। अगर ये ग्रेन है, हाँ, ये अगर ग्रेन है, ग्रेन है, परपेंडिकुलर टू पेस्टिंग फ्लैट, यस, तो ये वाला टाइट होना चाहिए। टाइट होना चाहिए, और यस, खड़ा वाला लूज होना चाहिए। मैंने उल्टा बता दिया था। यस। ग्रेन वाला जो है लेफ्ट टू राइट वाला वो टाइट होना चाहिए, हल्का सा टाइट, 0.1 मतलब 0.1 mm एकदम बाल भर जिसको बोलते हैं, और खड़ा वाला बाल भर लूज होता है। This difference is very minute, मतलब 1.5 and 1.3 तो in terms of मतलब effect कितना मतलब फर्क पड़ता है to use different metrics for parallel and मतलब what is the impact? Impact is when you are using an automation packing machine, you can see the impact very fast. As he said, the thing is the difference is very minor. So when you see the grain direction, take a fluted cotton, for example. The same, like the direction of flute, wherever you have a direction, there the placing should be tight, because there are chances it can fold anywhere.
Like that, along the running direction, if the width is more, the fiber will fold at any place. That's the reason along the grain they are given a tight one. Across the grain they are given a little bit. We cannot go more tight also. That's the reason we have given. इसमें There will be some effect. एक चीज सर्टेनली है कि ये कैलकुलेशंस है जो आपको फॉलो करने हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिकनेस 330 जीएसएम, 300 जीएसएम, 350 जीएसएम, 380 जीएसएम, 400 जीएसएम, सभी के जैसा आपको जीएसएम चेंज होता है आपकी थिकनेस चेंज हो जाती है। तो अगर आप फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो यू विल ऑलवेज फाइंड 330 जीएसएम के लिए फॉर एग्जांपल आपका 1.3 साइज आ जाता है इंस्टेड ऑफ 1.3 इफ यू आर गोइंग फॉर 1.4 फॉर ऑल एरिया इट डजंट मेक सो मच डिफरेंस। लेकिन आपका अगर फोल्डिंग का विड्थ अगर अच्छा आता है तो फोल्डिंग इजीली हो जाता है। फोल्डिंग का विड्थ आपका कम हो जाता है तो फोल्डिंग के लिए आपके लिए तकलीफ हो जाती है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपके पेपर बोर्ड जो है वो ज़्यादा स्टीफ है तो उस केस में आप विड्थ जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं। हमारा कहना इतना ही है कि आप आपके थिकनेस के हिसाब से जो मैट्रिक्स है वो सिलेक्ट कीजिए। यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स का सीटो मैट्रिक्स नॉर्मली सभी लोग यूज करते हैं, बॉक्स के भी मैट्रिक्स है। आपको हर एक साइज में आपको मैट्रिक्स मिलेगा, हर एप्लीकेशन के लिए मैट्रिक्स मिलेगा। जहां आपको मैट्रिक्स जिस जगह आपको लगाना है उसका अलग अलग टाइप का भी मैट्रिक्स मिलेगा। इट्स प्योरली डिपेंडेंट अपॉन पेपर बोर्ड और आपका कोरोगेटेड बोर्ड। तो वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका अच्छा क्रीजिंग आपको मिलेगा और आपका फोल्डिंग अच्छा हो जाएगा। यही चीज क्वेश्चन वाज कि क्योंकि आई आस्क्ड दैट बिकॉज़ प्रैक्टिकली जनरली वो एक ही यस का रूल होता है। आपका एक जो शीट है हम ये आपको नहीं कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली कि फॉर एग्जांपल अक्रॉस द रेन एंड परपेंडिकुलर टू रेन ग्रेन इसके लिए आप 0.1 के लिए मैट्रिक्स चेंज करें, लेकिन कम से कम आपके थिकनेस के हिसाब से तो आप मैट्रिक्स चेंज कीजिए। जहाँ आपको 1.4 यूज करना है वहाँ 1.4 यूज कीजिए, जहाँ 1.5 यूज करना है वहाँ 1.5 यूज कीजिए। लेकिन जहाँ 1.5 चाहिए वो उसके जगह अगर 1.3 यूज करते हैं तो आपको फोल्डिंग में दिक्कत आएगी। ऑटोमेटिक फोल्डिंग मशीन, ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन जो है वहाँ कार्टन जो है वो हाथ से ओपन नहीं होता है, वो वैक्यूम से ओपन होता है और उसका जो स्पीड जो है वो प्रीटी हाई है। प्रीटी हाई मतलब 1 मिनट में लगभग 80 से 60 to 80 बॉक्सेस में फिलिंग होकर वो आगे चले जाते हैं 300 400 वेरी इजीली। तो ये इतना स्पीड ज़्यादा है कि उस केस में विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम अगर आपको ओपन करना है तो आपकी क्रीजिंग की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। आपने तो कटिंग तो किया ही है लेकिन क्रीजिंग आपका अच्छा अगर नहीं है तो आपका बॉक्स है वो ओपन नहीं होगा, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपकी पूरी की पूरी लाइन बंद पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको क्रीजिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और सही साइज का आपको क्रीजिंग रूल जो है मैट्रिक्स जो है वो यूज करना है, सही थिकनेस आपको यूज करना है। और क्रीजिंग रूल जो है जब आप पंच ऑर्डर करते हैं, आप या आपके बॉस या जो भी डिपार्टमेंट है पंच ऑर्डर करता है, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर जॉब के लिए है और उस जॉब में कौन सा बोर्ड यूज होने वाला है, तो बोर्ड का थिकनेस आपको पहले से पता है। तो अगर आप पंच वाले को बोलेंगे कि मुझे ये बोर्ड थिकनेस यूज करना है तो उसको पता होना चाहिए। उसको नहीं पता है तो उसको स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं कि मुझे 23.2 का क्रीजिंग रूल चाहिए, 23.6 का क्रीजिंग रूल चाहिए, तो उसमें आपकी जॉब क्वालिटी में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कटिंग रूल हाइट माइनस शीट थिकनेस, ये आपका क्रीजिंग रूल का हाइट आता है। तो आपका मटेरियल का कौन सा भी थिकनेस का बनेगा तो आपका कटिंग रूल हाइट तो 23.8 mm है। कटिंग रूल तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो माइनस शीट थिकनेस इज इक्वल टू क्रीजिंग रूल हाइट। सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे कि आपने बताया 23.4 सभी लोग 23.4 यूज करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखते हैं तो 330 GSM 350 GSM का ही पेपर बोर्ड ज़्यादा यूज होता है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 23.8 माइनस 4 माइनस 0.1 ज़्यादा से ज़्यादा यही कैलकुलेशन हो जाता है और लोग सभी जगह वही यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका 400 GSM जा रहा है तो उसके लिए आप वही सेम मैट्रिक्स मत यूज कीजिए, यही हमारा केस। दिस इज द पॉइंट यू शुड नोट इट। Here was extra. I need to extend this question. It's like take it in mind so everybody can hear you. Yeah. Well, my question here was about the thickness because
as we have you have rightly explained that the two edges like we were talking about the perpendicular and the across, right? So actually, if we see there is a minute difference between the two what basically is to be created. So in that case, why can't you simply go with the higher one, because there is hardly any difference because it is a calculation micron, so it's not even 1/10 of the mm. Exactly. वापस हम वही आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो एक शीट है जिसमें ग्रीन जो है वो ग्रेन डायरेक्शन पैरेलल टू ग्रेन डायरेक्शन है और परपेंडिकुलर टू ग्रेन डायरेक्शन है, उस चीज़ में 0.1 के लिए जहाँ 1.3 एंड 1.4 आपको दोनों ऐसा मिक्स ये करना है, मैट्रिक्स यूज करना है, ये हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पूरे शीट में अगर आपको 1.3 चाहिए तो आप 1.3 यूज कीजिए, अगर आपका लेआउट ग्रेन डायरेक्शन के हिसाब से है तो आपको प्लस 0.1 ऐड करना पड़ेगा। अगर ग्रेन डायरेक्शन के पैरेलल आपका लेआउट आ रहा है, आपके सभी क्रीज जो है पैरेलल टू ग्रेन डायरेक्शन जा रहे हैं, तो वहाँ 0.1 कम आपको लेना है, वो 1.3 हो जाए। So can we conclude it in a way that like the spacing required for the creasing in perpendicular to the grain direction can be taken as a norm for that particular layout? हाँ, exactly. तो मैक्सिमम जो साइज आपको आएगी परपेंडिकुलर टू ग्रेन डायरेक्शन, ये जो क्रीज है उसकी जो आप विड्थ निकाल रहे हैं, तो से फॉर एग्जांपल 1.4 आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो यूज 1.4 फॉर द एंटायर शीट, नॉट 1.3 प्लस 1.4 मिक्स। Higher one is to be used. Higher one is to be used. So you can get more width of creasing. So this is the opposing. Opposing, the rule is if you add all the things, the male counterpart, the sheet thickness, female block, and the cutting die thickness, it should be 23.8. So with this formula, you can calculate the height of the female or male, whatever you have. If you have one dimension, you can calculate other things. And we always prefer to use the aluminum block, so that if you can give a pressure on this, it will not affect your cutting. So if you are having a wooden plywood and you are screwing that block here, and if you give a patching here to improve your embossing, it will affect your cutting. So we always prefer to have a separate block where the embossing block is mounted. थोड़ा एडवाइसिंग जो है आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स में आजकल इन्वर्सिंग भी है। बॉब्स मशीन के ऊपर आप डाई कटिंग और इन्वर्सिंग साइमल्टेनियस ऑपरेशन कर सकते हैं। जब कटिंग होता है तभी उसी वक्त आप इन्वर्सिंग टूल यूज करके इन्वर्सिंग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। उसके फॉर्मूले ये सभी याद है, इसमें आप ये फॉर्मूले यूज करके आप इन्वर्सिंग टूल जो है मेल फीमेल बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फीमेल पार्ट रहता है वो प्लास्टिक का रहता है, और जो मेल जो है वो प्लास्टिक का रहता है, और फीमेल जो है वो एल्यूमिनियम ब्लॉक है। इसमें So what should be the height of the female thickness? Female thickness. This one. Usually it is 7 mm. 7 mm. On the wooden block. Yeah, the height should be 7 mm block. Total height should be 23.8. And if you take 7 mm, based upon that you have to minus the male. The total should be 23.8. The block, the die, the female block, the sheet, and also the male block. All put together, if you press together, it should be 23.8. What I am asking, what is the minimum size required for the unit? Minimum size. So I said maximum 7 mm can go. Maximum 7 size. mm can go. So if you are reducing this to 5 mm, then you have to increase it. Increase the male. Usually what happens now, here you have to keep as low as possible because the sheet travels like this. वहाँ दिया है कि the thickness of counterpart D should be normally exceed 0.7 to 1 mm, और वो इसलिए है कि वहाँ से आपका जो शीट है वो आगे के सेक्शन में पास होता है।
डाई कटिंग सेक्शन से आपको शीट जो है वो आगे स्टिपिंग सेक्शन में लेना है, आगे ब्लैंकिंग सेक्शन में लेना है। अगर वहाँ आप हाइट बढ़ा देते हैं तो इट कैन बी ऑब्स्टेकल फॉर ट्रैवलिंग अ शीट। तो वहाँ आपका हाइट ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। So आप कैसे यूज करते हैं? आप वो प्लेन डायरेक्टली डाई में ऑनलाइन परचेज. That's what I'm telling. So when you use, if you are putting a screw and tightening your embossing block, and if you want to improve the embossing, if you give a patching here, it will affect your die cutting also. If not, I am not giving a patching. If you are not giving a patching, Yes. you will not get a proper depth, you know. Embossing will not be proper. Can I see